नमस्ते दोस्तों। दोस्तों रिसेंटली भारत के स्कूल एजुकेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। क्या है कि सीबीएसई ने नया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया है। R1, R2, R3 सिलेक्शन। इसको हम डिटेल से समझेंगे क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है और इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई है। ये भी बोला जा रहा है कि क्या भारत में इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। क्या अब इंग्लिश लैंग्वेज एक फॉरेन लैंग्वेज बनकर ही रह जाएगा? क्या अब लोगों को वो पढ़ने नहीं मिलेगा? वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलें शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि इस साल से क्या बदलने वाला है। देखो, जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है सीबीएसई, उन्होंने नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आया था 2020 का और जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था 2023 का, उसको इम्प्लीमेंट करने का निर्णय लिया है। मतलब ये पैराडाइम शिफ्ट बताया जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक भारत का जो एजुकेशन सिस्टम था वो काफ़ी कॉन्टेंट हैवी था। कॉन्टेंट पर पूरा फोकस किया जाता था, एग्जाम पर पूरा फोकस किया जाता था। लेकिन अब ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग आपको देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 3 लैंग्वेज फार्मूला है क्या। देखो, ये कोई नया फार्मूला नहीं है। सीबीएसई के अंदर पहले से भी कुछ चीज़ें चल रही थी लेकिन वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई थी। अब इसको प्रॉपर तरीके से मतलब एनफोर्स किया जा रहा है कि ये करना ही होगा और इसको R1, R2, R3 बोला जा रहा है। R1 क्या है? ये प्राइमरी लैंग्वेज होगा। मतलब ये जो लैंग्वेज आप चूज़ करोगे, कोई भी पेपर आप चूज़ करोगे अपने स्कूल के अंदर, तो इसमें आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, जो पकड़ होनी चाहिए, वो होगा। मतलब किस लैंग्वेज के पेपर में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। और यूजुअली क्या होता है कि वो ऐसा लैंग्वेज होगा जो आप बचपन से बोलते आ रहे हो। जैसे मदर टंग हो गया, वो आपका रीजनल लैंग्वेज हो गया, तो वो आपका सबसे प्राइमरी लैंग्वेज होने वाला है। फिर दूसरा जो पेपर चूज़ करना है वो होगा सेकेंड लैंग्वेज। ये R1 से डिफरेंट होगा। जो अगर आपने मान लीजिए हिंदी चूज़ कर लिया R1 वाला, तो दूसरा जो लैंग्वेज होगा, ऑब्वियस बात है आप R1 चूज़ नहीं कर सकते, आपको कोई दूसरा लैंग्वेज चूज़ करना होगा। तो ये मॉडरेट लेवल में आपकी लर्निंग होनी चाहिए। और तीसरा एक और लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फ्रॉम क्लास 6 और ये भी मैंडेटरी होगा। ध्यान रखिएगा, मैंडेटरी, आपको चूज़ करना ही है। एंड अगेन ये आपका R1, R2 से डिफरेंट होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि जो 3 लैंग्वेज आप पढ़ोगे स्कूल के अंदर, उसमें से 2 लैंग्वेज कम से कम ये इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने एक हिंदी चूज़ कर लिया, फिर दूसरा या तो आप तमिल ले लो, गुजराती ले लो, मराठी ले लो, कोई भी। मतलब 2 तो कम से कम इंडियन होना चाहिए। हो सकता है आप चाहो तो तीनों इंडियन लैंग्वेजेस ले सकते हो, लेकिन 2 कंपलसरी इंडियन होनी चाहिए। अच्छा, ये कब से इंप्लीमेंट किया जा रहा है? देखो, 2026 से 27, मतलब ये जो अभी एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो रहा है ना, 2026 से 27 का अभी से ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा क्लास 6 के अंदर। मतलब जो भी क्लास 6 के बच्चे होंगे उनको तीनों लैंग्वेज लेना होगा, पढ़ना ही होगा। अब इससे होगा क्या कि जब वो बच्चे क्लास 10th में आएंगे, जब क्लास 10th का बोर्ड देंगे, तो मैंडेटरी उनको तीनों लैंग्वेज में पास करना होगा। अभी क्या है कि जो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये मैंडेटरी पास नहीं करना है क्योंकि ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्लास 6 के अंदर। तो धीरे धीरे करके जब वो क्लास 10th में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपका पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2030 एंड 31। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, पहले का सिस्टम क्या था और नया सिस्टम क्या है। पहले क्या था? सीबीएसई के अंदर आपको इंग्लिश कंपलसरी पढ़ना पड़ता था, हिंदी और जो रीजनल लैंग्वेज हैं वो सेकेंडरी होता था और थर्ड लैंग्वेज को जनरली इग्नोर कर दिया जाता था। इसकी वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश का काफ़ी डोमिनेंस हो गया था और जो रीजनल लैंग्वेज हैं, जो भारतीय लैंग्वेज हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। लेकिन जो नया वाला न्यू एजुकेशन पॉलिसी बेस्ड सिस्टम आया है, उसके अंदर इंडियन लैंग्वेजेस को, भारतीय भाषा को प्रायोरिटी दी जा रही है। इंग्लिश भी होगा लेकिन वो ऑप्शनल होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली होगी। पॉपुलर को कॉम्बिनेशन में जो चूज़ करना चाहो आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक बड़ा जो शिफ्ट आया है वो यही है कि अब हमारा जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है वो इंग्लिश सेंट्रिक एजुकेशन से शिफ्ट होकर मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में बदल जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है समझिए। सबसे पहला है कॉग्निटिव बेनिफिट। यहाँ पर यह कहा जाता है कि जो मल्टीलिंगुअल्स के चिल्ड्रन होते हैं, जो कई सारे लैंग्वेजेस सीखे होते हैं, उनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है, हायर एनालिटिकल एबिलिटी होती है और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। फिर कल्चरल इंटीग्रेशन भी होता है। आप ज़्यादा भारतीय भाषा को पढ़ोगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत को प्रमोट किया जाएगा, रीजनल आइडेंटिटी और मजबूत होगी, नेशनल यूनिटी मजबूत होगी। आप एक नॉर्थ इंडिया की किसी लैंग्वेज को पढ़ोगे, आप एक साउथ इंडिया के किसी लैंग्वेज को पढ़ोगे, तो आपको दोनों तरफ की भाषा पता होगी। फिर यहाँ पर पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ लैंग्वेज क्या है कि भारत में लैंग्वेज ट्राइलेमा, मतलब एक तरफ इंग्लिश ग्लोबल मोबिलिटी की तरह काम कर रहा है, हिंदी जो है नेशनल लिंक लैंग्वेज की तरह काम कर रहा है और जो रीजनल लैंग्वेज हैं वो आपका आइडेंटिटी की तरह काम कर रहा है।
तो ये पॉलिसी क्या कर रही है कि तीनों को बैलेंस करके चल रही है। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या इंग्लिश को एक फॉरेन लैंग्वेज बनाया जा रहा है? क्यों आखिरकार इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज बोला जा रहा है? देखो, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड पार्ट है, क्योंकि क्या है ना कि इंग्लिश को जो है स्कूल से कोई हटाया नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ोगे। एक्चुअली क्या है कि अब इंग्लिश को जो पहले प्रायोरिटी मिलती थी, अब वो शायद प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर नॉन इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर इंग्लिश शामिल हो जाएगा। मतलब इंग्लिश विल बी वन ऑफ मिनी ऑप्शनल लैंग्वेज। आप चूज़ करना चाहो, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ो, नहीं पढ़ना चाहो मत पढ़ो। जैसे कि फ्रेंच हो गया, जर्मन हो गया, जापानीज़ हो गया। वो जो स्टेटस है ना, वही सेम स्टेटस अब इंग्लिश का होगा। अच्छा, ये वर्क कैसे करेगा? जैसे मान लो आपने हिंदी ले लिया, दूसरा संस्कृत ले लिया, दोनों इंडियन लैंग्वेजेस हैं। फिर तीसरा आप चाहो कोई भी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, फ्रेंच ले सकते हो, या फिर मान लो आपने तमिल ले लिया और हिंदी ले लिया, और फिर फ्रेंच ले लिया, बंगाली ले लिया, मराठी ले लिया, या फिर इंग्लिश ले लिया। तो इस तरह से आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हो। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन नहीं होगा इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन। आप तीनों फॉरेन लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे, कम से कम 2 लैंग्वेज तो आपका यहाँ पर इंडियन होना ही चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कंट्रोवर्सीज क्या है? एक कंट्रोवर्सी ये है कि इंग्लिश को लेकर एक परसेप्शन बन रहा है कि इंग्लिश को डाउनग्रेड किया जा रहा है। क्योंकि अब देखिए क्या है ना, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, कहीं भी फॉरेन कोई स्टूडेंट वगैरह जाता है, इंग्लिश आज के डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है दुनिया में। कहीं भी आप जाओ तो एटलीस्ट इंग्लिश पता है तो आप काम कर सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर फेडरल टेंशन भी बढ़ेगा। अब जो साल सदर्न स्टेट्स हैं, स्पेशली तमिल वगैरह में आप देखते हो, तमिलनाडु में वहाँ पर अक्सर इसको लेकर डिबेट होता है कि क्या सरकार बैकडोर के थ्रू हिंदी को इम्पोज करना चाह रही है। लैंग्वेज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, प्रैक्टिकल इश्यूज भी हैं। अब आप सोच के देखो, एक स्कूल के अंदर आपको इतने सारे लैंग्वेज के टीचर्स रखने पड़ेंगे। मान लो अर्बन एरियाज़ में, दिल्ली, मुंबई जैसे शहर में तो चल जाएगा। व्हाट अबाउट रूरल एरियाज़? क्या आपको लगता है रूरल एरियाज़ में ये सुविधाएं प्रोवाइड हो पाएंगी? बहुत मुश्किल है। अच्छा, डुअल लेवल मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये तो हमने लैंग्वेज की बात कर ली। अब एक और जो बहुत बड़ा चेंज है वो है मैथमेटिक्स और साइंस के अंदर। क्या क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा, जो बच्चे होते हैं उनको मैथ्स में और साइंस में, कुछ बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है पढ़ने में कि अरे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत डिफ़िकल्टी आती है। मतलब उनका पूरा जीवन ही मैथ्स और साइंस को सॉल्व करने में चला जाता है। लेकिन जीवन इतना छोटा थोड़ी है, आप अपने जीवन को मैथ्स और साइंस से थोड़ी बांध सकते हो। हर एक का अपना पैशन होता है, हर एक की अपनी एबिलिटी होती है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर CBSE ने 2 टियर लर्निंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, मैथ्स के लिए और साइंस के लिए। क्या होगा ना कि एक स्टैंडर्ड लेवल होगा जो कि मैंडेटरी होगा सभी बच्चों के लिए। मतलब कि जैसे मान लो मैथ्स है और साइंस है, ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक ऐसी कॉन्सेप्ट्स होंगी, चीज़ें होंगी जो हर एक बच्चे को पढ़ना होगा। और वो बहुत ही, कहते हैं ना, मतलब कोर कॉन्सेप्ट हो गया। जो फाउंडेशन होता है वही तक आपको सीखना है स्टैंडर्ड लेवल पर। अब दूसरा होगा एडवांस लेवल। ये ऑप्शनल होगा। जिन बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है साइंस पढ़ने में, तो वो क्या करेंगे, जो एडवांस लेवल वाला साइंस है वो उसको ऑफ कर लेंगे। बाकी बच्चों को वो कंपलसरी नहीं है। क्यों उनको इतना प्रेशर में डाला जाए? आई होप आप समझो। किसी को मैथ्स में बहुत मज़ा आ रहा है तो वो क्या करेगा, वो ऑप्शनल के तौर पर मैथ्स को ले लेगा। चलो भाई, वो पढ़ो जिससे मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से 15 बच्चों को मैथ्स में बहुत मज़ा आ रहा है तो वो ऑप्शनल लेंगे। बाकी 35 बच्चों को लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए असेसमेंट कैसे होगा। एडवांस्ड एग्ज़ाम जो होंगी, जो एडवांस लेवल हैं, वो एडिशनल पेपर की तरह हैं, वो कंपलसरी नहीं है। जो मार्क्स आपके मार्कशीट में आएगा ना, वो सेपरेटली होगा। जैसे मैथ्स का मार्क जो है वो स्टैंडर्ड वाला और जो एडवांस वाला, वो दोनों के मार्क्स आपके सेपरेटली लेंगे। तो आपको डिफ्रेंशिएट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि दोनों को कंबाइन करके मार्क्स आ रहा है। तो ये चीज़ समझिए कि अगर आप एडवांस लेवल पर फेल हो रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको कोई पेनल्टी नहीं है कि आपने ये वाला, ऑप्शनल वाला, या आपने क्लियर नहीं किया एग्ज़ाम, तो आप उसी क्लास में रह जाओगे। ये चीज़ नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज आ रहा है हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एकेडमिक प्रेशर को रिड्यूस किया जाए। सभी स्टूडेंट्स को डीप में मैथ और साइंस में जाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अर्ली स्ट्रीम अलाइनमेंट हो रहा है। स्टूडेंट्स जो हैं स्टार्टिंग से ही डिसाइड कर पाएंगे कि उनको साइंस स्ट्रीम में जाना है, कॉमर्स, आर्ट्स में किधर जाना है। तो टैलेंट का भी डिफ्रेंसिएशन होगा ना। मतलब जो हाई अचीवर्स हैं, जो आगे चलकर मैथ्स में PhD करना चाहते हैं, साइंस में जाना चाहते हैं पूरी तरह से, तो वो स्टार्टिंग से ही उनको एक अंदाज़ा हो जाएगा, शुरू से ही उनको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि वो, उनके लिए वो शौक़ है, वो उनको अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस हैं स्कूल्स को
आप सोच के देखिए कितना बोझन होगा स्कूल के ऊपर कि डुअल टीचिंग ट्रैक रखना होगा। क्या ये पॉसिबल है भारत में? टीचर्स के पास एडवांस्ड पेडागोजी जो ट्रेनिंग है वो होनी चाहिए। अर्बन एरियाज़ में तो चलो फिर भी ठीक है, रूरल एरियाज़ में कहाँ से लाओगे फिर? यहाँ पर अर्ली एकेडमिक लेबलिंग का भी बड़ा खतरा है, स्पेशली भारत जैसे समाज के अंदर। भारत में जो है एक टैबू की तरह है। मतलब है ना, आपके आसपास के पड़ोस के लोग या फिर आपके रिश्तेदार वो कंपेयर करने लग जाएंगे, देखो मेरा बच्चा तो एडवांस वाला पढ़ रहा, आपका पढ़ रहा है कि? मतलब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, माइंडसेट में दिक्कत हमारे देश में। खैर जो भी है, इंटीग्रेशन ऑफ फ्यूचर के लिए ये भी एक बड़ा चेंज आ रहा है। क्या है कि आगे आने वाला ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, कोडिंग का है, डेटा लिटरेसी का है, वोकेशनल स्किल्स का है। तो अब स्कूल एजुकेशन में इन एरियाज़ पर फोकस करेगा CBSE। और यहाँ पर ये मैटर इसीलिए करता है क्योंकि भारत जो है एक नॉलेज इकोनॉमी बनना चाहता है। हम इंडस्ट्री 4.0 में कम्पीट करना चाहते हैं। अब भारत के अंदर जो एजुकेशन है वो ऑटोमेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप इकोसिस्टम उसके साथ अलाइन होने जा रहा है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ कि CBSE और भारत के बाकी के एग्जाम्स में बड़ा चेंज आ रहा है। अब केस बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर लाए जाएंगे। एप्लीकेशन बेस्ड MCQs आएगा डायरेक्ट। जो थ्योरी होती है ना, उससे रिलेटेड सवाल कम होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी तक क्या था, रोट लर्निंग। अरे न्यूटन्स लॉ क्या है, बच्चे ने बस 10 बार उसको रिपीट कर लिया, दिमाग में याद कर लिया, एग्जाम में जाकर डाल दिया और वो बच्चा फर्स्ट टाइम लाया। ऐसा नहीं है, जैसे न्यूटन्स लॉ क्या होता है ये नहीं पूछा जाएगा। न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कैसे करना है रियल लाइफ सिनेरियोज में, कुछ ही इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब एग्जाम्स भी अब थोड़ा सा बदलेंगे, जो हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा? देखो, भारत में अगर हम बात करें तो हमारा ह्यूमन कैपिटल मजबूत हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स को सपोर्ट मिलेगा, लर्निंग आउटकम्स भारत में इम्प्रूव होगा। जहाँ तक बच्चों का सवाल है तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी होगी, स्ट्रेस कम होगा, करियर अलाइनमेंट काफ़ी बेटर हो जाएगा। स्कूल्स की अगर हम बात करें तो टीचर ट्रेनिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्कूल्स के ऊपर बर्डन होगा। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड हो गया, करिकुलम रीडिज़ाइन हो गया, वो स्कूल्स को देखना होगा वो कैसे करेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं सरकार को CBSE को आगे आना होगा, मदद करनी होगी स्कूल्स की, तभी हो सकती हैं चीज़ें। क्योंकि पेपर में तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें लग रही हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है वो तो डिपेंड करता है।